जी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपमान कर रहा है उससे साफ हो जाता है कि आप संस्थानों पर अपने संगठन के लोगों को बिठाकर फर्जी डिग्री दिखाकर और देश में नफरत फैलाकर चुनाव जीतने में सफल हो सकते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नफरत और फर्जी डिग्री के बूते हासिल की गई जीत के बावजूद न तो अपने पद की गरिमा, न देश के सम्मान और न देश की सेना की शौर्य की हिफाजत कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस वार्ता करके फिर एक बार यह दावा करना कि भारतीय सेना को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने से मैंने रोका सुना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीतना, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम बैंड के नाम पर ममदानी को अलग थलग करने का प्रयास किया, और महाराष्ट्र के भाजपा विधायक का मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देने का दम भरना, यही विरोधाभास है। सांप्रदायिक नफरत और संकीर्ण सोच का वैश्विक चेहरा जो लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है, यही कारण है मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं, ताकि हम इस पोल को खोल सकें और सच्चाई को सामने ला सकें। लेकिन दोस्तों, पोल खोल शुरू करने से पहले न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को हुए मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर भारतीय मूल के नागरिक जोहरान ममदानी को राजनीतिक पोल खोल की टीम की ओर से पूरे भारत के 140 करोड़ आबादी की ओर से हार्दिक बधाइयां देती। ममदानी न्यूयॉर्क शहर के 111वें मेयर चुने गए। उनसे पहले 110 मेयर रह चुके हैं, और 110 मेयर में कोई भी दक्षिण एशिया का व्यक्ति वहां का मेयर नहीं चुना गया। एक भी मुसलमान वहां पर इससे पहले मेयर नहीं चुना गया, और इतना युवा पहली मर्तबा न्यूयॉर्क शहर में एक युवा शख्सियत ममदानी मेयर चुने गए। ट्रंप ने ममदानी की जीत को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए। ट्रंप ने ममदानी को यहूदी विरोधी कहा, यहूदियों से अपील की कि ममदानी को वोट न दें, मुस्लिम बैन को फिर से हवा दी, ममदानी को अवैध अप्रवासी बताकर गिरफ्तारी की धमकी दी, फेडरल फंडिंग रोकने की चेतावनी दी अगर ममदानी जीत गए। इलेक्शन डे पर ट्रंप ने कहा यह कम्युनिज्म या कॉमन सेंस का चुनाव है, लेकिन ममदानी की जीत ने तमाम हथकंडों को धूल चटा दी। 2 मिलियन से अधिक वोटरों ने रिकॉर्ड टर्नआउट के साथ नफरत को हराया और विविधता को चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करने का बेहुदा प्रयास किया और समुदायों को अलग थलग करने की कोशिश की, ममदानी की जीत ने उन तमाम हथकंडों को खारिज कर दिया। उन्होंने साबित किया आपकी विचारधारा, योग्यता और शिक्षा किसी भी देश में किसी भी संकीर्ण सोच पर भारी पड़ती है। यह जीत न केवल भारत का नाम रोशन करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि मुसलमानों को अलग थलग करने के प्रयास को खारिज किया जा सकता है। यह जीत पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को ठिकाने लगाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है और ऑपरेशन सिंदूर रुक जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर युद्ध विराम मैंने कराया। ट्रंप ने कई बार यह दावा किया। मियामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा, मैंने ट्रेड डील्स रोकने की धमकी दी, वरना न्यूक्लियर वार हो जाती। 8 विमान गिराए गए थे, मैंने रोका। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, एक भी बयान नहीं दिया, एक बार भी खंडन नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से बार बार भारत की सेना का, भारत का और भारत में 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। कहां है 56 इंच की छाती, जब ट्रंप बार बार देश का और देश की सेना को, देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान कर रहा है। आज हम उस विरोधाभासी राजनीति का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जहां संघर्ष से सफलता की कहानियां गढ़ी जाती है, लेकिन वही सफलता कुछ लोगों को संकीर्ण सोच की तरफ धकेल देती है।
यह कहानी है एक और उन भारतीय सपूतों के उत्थान की जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार कर दुनिया में नाम कमाया, और दूसरी ओर एक ऐसे विधायक की संकीर्ण दावे की जो खुले समाज में मूल सिद्धांतों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात उस शख्सियत की जिनकी कहानी दशकों के संघर्ष और तपस्या का प्रतीक बताई जा रही है, लेकिन जिनके अतीत और शिक्षा पर आज भी रहस्य के बादल छाए हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं बार बार कह चुके हैं उन्होंने 40 साल तक भीख मांगकर पेट पाला और कॉलेज उलेज कभी नहीं देखा। यही व्यक्ति 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में वह स्वयं भारत के प्रधानमंत्री बने। अतीत पर अनगिनत सवाल। अगर मोदी ने वास्तव में 40 साल तक भीख मांगकर पेट पाला, आज भी कुछ बुनियादी बातें जानना चाहते हैं। मोदी ने किस किस से भीख ली और किस किस ने उन्हें भीख दी, कोई नहीं जानता। 40 साल तक भीख मांगकर मोदी ने किस किस देश की यात्रा की, कोई नहीं जानता। मोदी ने किस किस को चाय बिक्री की और किस किस ने मोदी के हाथों की चाय पी, कोई नहीं जानता। किस किस ने मोदी को शिक्षा दी और किसके साथ उन्होंने डिग्री ली, कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर विवाद हुआ। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री सार्वजनिक की, सार्वजनिक करके उनके शिक्षित होने का दावा किया। मैं आज सार्वजनिक मंच से चुनौती देता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्रीधारी नेता हैं, तो वह बगैर पढ़े लिखे अपनी डिग्री के मुताबिक बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के आधा घंटे भारत की राजनीति पर एक संबोधन सार्वजनिक मंच से करके दिखा दें, तब मैं भी मानूंगा कि नरेंद्र मोदी 7वीं पास नहीं बल्कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्रीधारी नेता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बार बार दावा किया 2014 से पहले भारत में जन्म लेना एक पाप की सजा का अभिशाप था। यह दावा उन्होंने कई देशों में किया, जिसमें मई 2015 में संघाई चीन की मैं बात कर रहा हूं, एनआरआई को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा 2014 से पहले भारत में जन्म लेना एक पाप की सजा थी। 28 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएन महासभा के बाद एनआरआई रैली में पिछले 30 वर्षों में भारत में जन्म लेना एक शाप था। 15 नवंबर 2014 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई समुदाय को संबोधित करने के दौरान 2014 से पहले भारत में पैदा होना एक सजा थी। 18 अगस्त 2015 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एनआरआई की रैली में मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना एक पाप था। 30 अक्टूबर 2015 को म्यूनिख जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधन में पहले भारत में जन्म लेना एक अभिशाप था, लेकिन अब अवसरों का देश है। 16 अप्रैल 2015 को ओटावा कनाडा में कनाडाई संसद और एनआरआई मीट के दौरान 2014 से पहले भारत एक सजा था, जन्म लेना पाप था, पाप जैसा। ये नरेंद्र मोदी का संबोधन है अपने देश के लिए, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के बूते 40 साल तक भीख मांगकर पेट पालने वाला नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है और देश का 2014 में प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन्म लेना पाप बताना मतलब साफ है, मोदी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को पाप मानता है। वह पहले से ही भारत में जन्म लेना पाप की सजा समझते हैं। तब भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि, गांधी, अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम महान नायक जैसे नायकों ने जो जन्म लिया, तो नरेंद्र मोदी उनके जन्म को क्या पाप समझते हैं? और अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का जन्म लेना भी क्या मोदी पाप समझते हैं? अपना जन्म भी पाप लेना पाप समझते हैं? लेकिन भारत के 140 करोड़ नागरिकों को फक्र है, गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया। ऐसे में जो पापी भारत में जन्म लेना पाप की सजा मानता है, ऐसे पापी को सत्ता और देश से चला जाना चाहिए और ऐसे पापी के समर्थकों को भी देश छोड़ के चला जाना चाहिए। और फिर देशवासियों को बताए बगैर
25 दिसंबर को यह अचानक पाकिस्तान में लाहौर पहुंच गए मोदी और नवाज शरीफ से मिले, पाकिस्तानी आतंकवादियों से बातचीत की, क्योंकि मोदी की वापसी के तत्काल बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। मोदी को यह भी बताना चाहिए, मोदी को बताना चाहिए किसके साथ डिग्री ली, किसने मोदी को डिग्री दी, किस किस को चाय बिक्री की, किस किस ने मोदी के हाथ के चाय पी, और पाकिस्तान में जाकर चुपके से मोदी ने क्या डील की, ये देशवासियों को बताना चाहिए। उस मुलाकात के दौरान पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या डील हुई कोई नहीं जानता। इस मुलाकात के तत्काल बाद जनवरी 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। अब बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। 2010 में सोहराबुद्दीन से कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में सीबीआई ने अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। शाह को गिरफ्तार किया गया, कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा और अमित शाह को तड़ी पार भी रहना पड़ा। वही अमित शाह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और 2019 में वह भारत के सबसे ताकतवर पदों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री बन गए। एक ऐसा देश जहां कानूनी शिकंजे में फंसा व्यक्ति भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, वह अपनी लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है। तड़ी पार के धागों से गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचना एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से जुड़ा एक ऐसा अध्याय है जो हमारे न्यायतंत्र पर एक गहरा अनसुलझा सवाल बनकर रह गया। यह कहानी है जस्टिस लोया की संदिग्ध मृत्यु की, जिसे आज भी संदिग्ध माना जाता है। अमित शाह पर चल रहे सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई। उनकी मृत्यु को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनके परिवार और कई पत्रकारों ने उनकी मौत के समय और परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए या आरोप लगे कि उन पर मामले की सुनवाई के दौरान दबाव डाला जा रहा था। जस्टिस लोया की संदिग्ध मृत्यु के ठीक 28 दिन बाद 30 दिसंबर 2014 को अमित शाह का इस मामले में बरी हो जाना, क्या यह महज एक संयोग था या यह हमारे लोकतंत्र के उस न्याय स्तंभ पर लगाया गया सबसे बड़ा बट्टा है जहां शक्ति ने न्याय को पराजित किया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और कहानी ही खत्म नहीं होती। जस्टिस लोया की मृत्यु के बाद जिस न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई की, उन्होंने कथित तौर पर 10,000 पेज के केस शीट का अध्ययन करके अमित शाह को बरी कर दिया और फिर वह उस न्यायाधीश का सीधा राज्यपाल बन जाना यह अहम सवाल खड़े करता है। क्या यह न्यायपालिका में योग्यता का पुरस्कार था या किसी बड़े राजनीतिक उपकार का प्रतिफल? क्या न्याय के आसन पर बैठने वाला व्यक्ति सत्ता के सामने इतना झुक जाएगा कि 10,000 पन्नों के केस शीट की सुनवाई इतनी जल्दी पूरी कर दी जाए और फिर उसे राज्यपाल का पद मिल जाए? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे संदिग्ध और हैरान करने वाला फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत पर किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगाने और खारिज करने का आदेश दिया। कोई सवाल यह है कि कोई भी अदालत, खासकर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा आदेश कैसे दे सकती है? यह फैसला कितना संवैधानिक और न्याय संगत है जब एक न्यायाधीश की संदिग्ध मौत पर सवाल उठ रहे हों? क्या यह फैसला अमित शाह को बचाने की एक उच्च रणनीति का हिस्सा था जिससे न्याय की अंतिम गुंजाइश को भी हमेशा के लिए दबा दिया जाए? यह सवाल आज भी हमारी न्याय प्रणाली के माथे पर एक बट्टा है। अब रुख करते अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर, जहां योग्यता, विचारधारा, सभ्यता की कसौटी पर भारत के नेताओं का आकलन होता है। लंदन के मेयर सादिक खान, जो भारतीय मूल के नागरिक की तरह हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी राजनीतिक दुश्मनी रही है। सादिक खान ने हर बार पलटवार किया और ट्रंप को फांसीवाद का प्रतीक बताया, और यह दिखाता है एक आम नागरिक की तरह छाती वाला एक खान भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के सामने झुकने से इनकार कर देता है। यह साफ करता है कि भले ही आप एक आम मेयर हैं, लेकिन यदि आप सभ्य हैं, शिक्षित हैं और आप
की विचारधारा मजबूत और ईमानदार है तो अमेरिका का राष्ट्रपति आपको धमका नहीं सकता, झुका नहीं सकता है। और दूसरी तरफ पहलगाम में आतंकी हमला और आतंकी हमले का बदला ले रही भारत की सेना को रोकता है डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐसा दावा करता आ रहा है। भारत का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक एक बार भी इस अपमान के दावे पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लंदन का मेयर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देता हो और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री छुप्पी लगा देता हो, ये आपको हमको सबको सोचना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है, वह व्यक्ति जिसकी छाती को अंधभक्त 56 इंच के बताते हैं, वह आज चुप क्यों है, जबकि ट्रंप भारत, भारतीय सेना और स्वयं प्रधानमंत्री का खुलेआम 60 बार अपमान कर चुका है। यह तब है जब भारत चांद और मंगल पर पहुंच चुका है। याद कीजिए 1971 और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और विदेश मंत्री किसिंजर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को झुका न सके, धमका न सके और न ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से रोक पाए, क्योंकि इंदिरा गांधी सभ्य थी, शिक्षित थी, जो राष्ट्र के स्वाभिमान को जानती थी। आज यदि आप सभ्य और शिक्षित नहीं हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आपको धमका सकता है, आपके देश का और आपकी सेना का बार बार अपमान कर सकता है। लेकिन अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और वर्तमान विरोधाभास। जिस देश ने संघर्ष से सफलता पाई, जिस देश ने विश्व मंच पर अपशब्दों का जवाब दिया, उसी देश के सबसे प्रोग्रेसिव माने जाने वाले शहर की राजनीति में एक विधायक एक संकीर्ण और गैर लोकतांत्रिक दावा कर रहा है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित साटन हाल ही में एक सार्वजनिक बयान दिया। भारत के 4000 से अधिक विधायकों की भीड़ में शामिल अमित साटन, भाजपा का अध्यक्ष, दावा करता है। साटन ने कहा वह मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे और न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के ममदानी की जीत को मुंबई में एक तरह की राजनीति थोपने की कोशिश बताया। यह दावा न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि यह उस संविधान का मजाक उड़ाता है जिसके तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को शीर्ष पर पहुंचे। यह दावा राजनीतिक रूप से खोखला है, क्योंकि मुंबई का मेयर चुनाव योग्यता और जनादेश पर आधारित होता है, न कि किसी उन्माद या धर्म पर। यह सामाजिक रूप से विभाजनकारी है। मुंबई सदियों से सबका शहर रहा है। देश में 4000 से अधिक विधायकों की भीड़ में शामिल एक विधायक का यह दावा न केवल संकीर्णता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता के नशे में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कुचला जा रहा है। न्यूयॉर्क शहर में जोहरान ममदानी की जीत जैसी प्रेरणादायक कहानी को बोर्ड जिहाद कहकर खारिज करना भारतीय मूल के नागरिक की सफलता पर कीचड़ उछालना है। यह दावा मुंबई की विविधता को चुनौती देता है और संघर्ष से सफलता का रास्ता तय करने वाले जब दूसरों के लिए वही रास्ता बंद करने की बात करते हैं, तो यह केवल राजनीतिक पोल खोल नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर एक प्रसन्न चिन्ह है। यह बताता है कि संकीर्णता किसी भी पद या दल से बड़ी हो सकती है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपमान कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि आप संस्थानों पर अपने संगठन के लोगों को बिठाकर, फर्जी डिग्री दिखाकर और देश में नफरत फैलाकर चुनाव जीतने में सफल हो सकते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नफरत और फर्जी डिग्री के बूते हासिल की गई जीत के बावजूद न तो अपने पद की गरिमा, न देश के सम्मान और न देश की सेना की शौर्य की हिफाजत कर सकते हो। ट्रंप ने 5 नवंबर को फिर दावा किया, मैंने भारत को न्यूक्लियर वार से बचाया, ट्रेड डील्स की धमकी दी। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत आतंकवादियों को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन भारत ट्रंप का दावा है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने भारत को रोका। इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? घर में खान को मेयर नहीं बनने देंगे का नारा और भारत ट्रंप का अपमान,
यह है असली विरोधाभास। जब 56 इंच की छाती सिर्फ घरेलू ध्रुवीकरण के लिए हो और वैश्विक मंच पर चुप्पी साधी जाए, तो यह देश का अपमान है, न कि सिर्फ एक नेता का। आज हमने भारत में देखा कैसे भारत में एक भीख मांगकर पेट पालने वाला और कैसे तड़ी पार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तक बन सकते हैं, लेकिन एक मेयर की कुर्सी पर पहुंचने के लिए एक भारतीय नागरिक को उसके उपनाम की वजह से अस्वीकार घोषित कर दिया जाता है। हम देखा कि सभ्य और शिक्षित होना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने के लिए कितना जरूरी है, और सत्ता की परछाई कैसे न्याय के स्तंभ को भी हिला सकती है। जहां एक जज पहले बरी करता है और फिर राज्यपाल बन जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर याचिकाएं खारिज करता है। बड़ी बात, घर में नफरत की राजनीति से सत्ता हासिल की जा सकती है, लेकिन वैश्विक मंच पर नफरत ही आपको कमजोर करती है। यह विरोधाभास हमारी राजनीति का कड़वा सच है। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।